हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैंने आप लोगों के लिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का 4th लेक्चर सेलेक्ट किया है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, कम ऑन लेट्स गो डू दिस। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई थी दैट पिछले लेक्चर में टेबल नंबर 5.1 वो रह गया था, जो मैं आपको इस लेक्चर में कंप्लीट कर देती हूँ। आपको यहाँ पे टेबल दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखो, आपको समझाती हूँ। तो टेबल में आपका क्या है, कैरेक्टर 7 कैरेक्टर्स जो मेंडल ने सेलेक्ट किए थे, 7 कैरेक्टर्स वो दे रखा है। एंड उसके बेस पे दो अपोजिट प्लांट जो मेंडल ने चुना था वो दे रखा है। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट दो पेयर प्लांट का चुना था उन्होंने, एंड उसमें जो है कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वाले दोनों पेड़ थे। ओके, पी का प्लांट था वो, टोटल पेड़ नहीं था, वो पी का प्लांट था। तो इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ जिसके थ्रू मैं आपको ये समझाऊंगी। सपोज दैट ये आपका क्लास है। सपोज दैट ये आपका क्या है, क्लास है। क्लास में आप लोग बैठे हुए हो। ये आप लोग का सीटिंग पोजीशन है। ओके, मैम जो है आती है, मैम क्लास में एंटर कर चुकी है। एंड मैम आज क्या करने वाली है दैट मैम क्या करेंगी कि 7 कैरेक्टर्स लेंगे, उसके बेसिस पे आपके क्लास में वो क्या करेंगी कि ऐसा एक पेयर चुनेंगी जिसमें उस कैरेक्टर के बेस पे दो अपोजिट ट्रेट फॉर्म करे। ओके, उस कैरेक्टर के बेस पे दो अपोजिट ट्रेट फॉर्म करे। तो मैम क्या करेगी, देखिए मैम ने फर्स्ट कैरेक्टर क्या लिया, फर्स्ट कैरेक्टर क्या लिया दैट कौन सबसे क्लास में कौन सबसे लंबा है। ओके, क्लास में कौन सबसे लंबा है। तो फर्स्ट कैरेक्टर लंबा, लंबा नहीं लिया मैम ने, हाइट लिया, हाइट HEIGHT, हाइट एक कैरेक्टर लिया। तो हाइट जो कैरेक्टर लिया मैम ने, उसके बेसिस पे उनको दो अपोजिट स्टूडेंट को चुनना है जो एकदम एक दूसरे से डिफर करते हैं। तो आप बताओ कौन सा चुनेंगी मैम। चलिए, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। मैम जो है उस स्टूडेंट को चुनेगी जो सबसे ज़्यादा लंबा है, एंड उस स्टूडेंट को चुनेगी जो सबसे ज़्यादा छोटा है। तो ये क्या है, हाइट के बेसिस पे मैम ने दो अपोजिट स्टूडेंट्स को चुना है। तो स्टूडेंट कौन है, वो स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा लंबा है, उसका हाइट सबसे ज़्यादा है, एक जिसका हाइट सबसे ज़्यादा है एंड एक जिसका हाइट सबसे कम है। तो फर्स्ट कैरेक्टर मैम ने हाइट लिया एंड हाइट के बेसिस पे दो अपोजिट ट्रेट वाले स्टूडेंट को चुना। दो अपोजिट ट्रेट, एक ट्रेट जिसका सबसे ज़्यादा लंबा हाइट है, ओके, एंड दूसरा जिसका सबसे कम हाइट है। तो चलिए, ये हो गया फर्स्ट ट्रेट। मैम ने जो सेकंड ट्रेट लिया, तो मैम ने सोचा कि सेकंड ट्रेट में मैं क्या लूँ, कि मैम ने सोचा कि क्लास में कौन सबसे ज़्यादा तेज है। तो मैम क्या करेंगी, तो जो तेज जो है वो क्या है, करेक्टर है एक, उसके बेसिस पे मैम को दो एकदम डिफरेंट स्टूडेंट को चुनना है, अलग अलग, एकदम ऑपोजिट। ओके, तो मैम क्या चुनेंगी, वो स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा तेज है, एक वो स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा तेज है, एंड एक वो स्टूडेंट जो सबसे भोला टाइप का स्टूडेंट है। तो मैम जो करेगी कि वो उसे चुनेगी जो सबसे ज़्यादा तेज है एंड उसे चुनेगी जो सबसे भोला है। तो ये क्या है, एक जो है कि सबसे स्मार्ट है, एक जो है जो सबसे जीरो है। तो मैम ने इस तेज के बेसिस पे दो स्टूडेंट को चुना, जिसका जो कैरेक्टर है एक दूसरे से ऑपोजिट है लेकिन कैरेक्टर एक ही है। वो क्या है कि वो कितना ब्रिलियंट है। एंड आपका थर्ड में एक और ले लेती हूँ आपका, ताकि आपको समझ में आए। थर्ड में आपको मैं ले रही हूँ कि कौन कितना बदमाश है, कौन सबसे ज़्यादा बदमाश। तो बदमाश क्या है, जो क्लास में सबसे ज़्यादा बदमाशी करता है। एक कैरेक्टर मैम ने चुना कि बदमाश एक कैरेक्टर मैं लेती हूँ, उसके बेसिस पे मुझे दो स्टूडेंट चुनना है। तो मैम दो स्टूडेंट को चुनेगी जो सबसे ज़्यादा डिफरेंट है, जो उसी कैरेक्टर में एकदम डिफर करते हैं, एकदम एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो कौन से स्टूडेंट चुनेगी, वो स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा बदमाश है वो, एंड वो स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा सीधा है उसे चुनेगी। क्योंकि बदमाशी में एक हाई लेवल पे है एंड उसी बदमाशी में एक बेचारा जो जानता ही नहीं कि बदमाशी भी कुछ होता है। एंड तो मैम ने क्या किया, ये थर्ड जो 3 कैरेक्टर लिया एंड उसके बेस पे
6 अपोजिट स्टूडेंट्स को लिया जो उसी कैरेक्टर में एकदम अलग अलग है, एक दूसरे से एकदम अलग अलग है। तो चलिए अब इस टेबल को मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए आपको दिख रहा होगा फर्स्ट नंबर पे स्टेम हाइट। तो जो मेंडल थे उन्होंने स्टेम हाइट एक कैरेक्टर लिया था। हाइट क्या है, जैसे मैंने अभी आपको एक कैरेक्टर लिया उसके बेसिस पे 2 अपोजिट लोगों को चुना, उसी तरीके से मिस्टर मेंडल जो थे उन्होंने क्या किया कि स्टेम का हाइट एक कैरेक्टर लिया एंड उसके बेस पे 2 अलग अलग प्लांट लिए। एक पी का प्लांट जो सबसे ज़्यादा लंबा था एंड एक पी का प्लांट जो सबसे ज़्यादा छोटा था। तो ये आपका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो गया। कैरेक्टर एक ही है हाइट, उसके बेसिस पे 2 प्लांट लिए। अब देखिए फ्लावर का जो कलर है, तो मेंडल ने क्या किया कि एक फ्लावर जो सबसे खूबसूरत दिखता है, वायलेट रंग का जो फ्लावर है वो तो खूबसूरत दिखेगा ही, देन की जो वाइट वाला है जो उतना खूबसूरत नहीं दिखता है, कलर उसका सादा होता है। तो मेंडल ने फ्लावर का कलर एक ट्रेट लिया एंड उस कलर के बेसिस पे 2 अपोजिट प्लांट लिए जिसका जो कलर है एक बहुत खूबसूरत है एंड एक जिसका कलर है जो खूबसूरत नहीं है। फ्लावर का पोजीशन फिर मेंडल ने जो कैरेक्टर लिया था, थर्ड कैरेक्टर में उन्होंने फ्लावर का पोजीशन लिया था। तो एक ऐसा फ्लावर आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, एक ऐसा फ्लावर जिस पे जो फूल लगे हुए हैं, सपोज दैट ये आपका प्लांट है पी का, तो एक फ्लावर जो ऐसे साइड में लगे हैं, एक्सियल पोजीशन पे लगे हैं एंड एक फ्लावर जो टर्मिनल सबसे एंड पे लगा हुआ है, टर्मिनल पे लगा हुआ है। तो आप ये समझ सकते हो कि एक जो साइड में लगा हुआ है एंड एक जो है कि टर्मिनल पे लगा हुआ है। तो ये क्या है आपका फ्लावर का पोजीशन, एक कैरेक्टर लिया पोजीशन, उसके बेस पे 2 एकदम अलग अलग प्लांट चुने। एक प्लांट जिसमें कि आपका बताया मैंने टर्मिनल वाला एंड एक जो एक्सियल वाला। फिर मेंडल ने फोर्थ पोजीशन में आपका पॉड का शेप लिया था। पॉड का शेप क्या है, अगर आपने कभी मम्मा के साथ मटर का सब्जी बनाया होगा तो आपने देखा होगा कि कुछ मटर आपको फूले हुए दिखेंगे, एकदम स्मूथ और फूले हुए दिखेंगे। आप उसे ब्रेक करोगे तो उसमें मटर आपको दिखेंगे। तो पॉड का शेप आपको दे रहा है एक इन्फ्लेटेड का मतलब फुल होता है, ओके, एंड एकदम स्मूथ दिखेगा। एंड एक जो अगर आपने ध्यान से देखा होगा वो बहुत कॉन्स्ट्रिक्टली पैक्ड होते हैं, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा उसमें स्पेस नहीं होता है और बहुत एक दूसरे से उसे छीलने में थोड़ा दिक्कत भी होता है। आपको अगर आपने बहुत ध्यान से देखा होगा तो आपको पता ही होगा, जो बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्टली पैक्ड होते हैं एंड उसका जो है कॉन्स्ट्रिक्टेड दिखेगा आपको, सरफेस जो है स्मूथ नहीं दिखेगा आपको। ओके, तो ये आपका कॉन्स्ट्रिक्टेड वाला हो गया। पॉड के शेप के बेसिस पे 2 ऐसे प्लांट लिए जिसमें पॉड का शेप एकदम अपोजिट है एक दूसरे से। एक में आपका एकदम खूबसूरत है, स्मूथ है एंड इन्फ्लेटेड फुल है एंड दूसरे में क्या है कि आपका कॉन्स्ट्रिक्टेड है। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे। पॉड का कलर लिया था, तो एक ऐसा पॉड जिसमें कि कलर जो है आपका वो ग्रीन कलर का है एंड एक ऐसा पॉड जिसमें कि कलर जो है आपका येलो कलर का है। तो पॉड का कलर एक कैरेक्टर लिया एंड उस बेसिस पे एकदम ऑपोजिट 2 प्लांट लिए, जिसमें एक में पॉड क्या है कि ग्रीन कलर का फॉर्म कर रहा है एंड एक में क्या है कि आपका येलो कलर का फॉर्म कर रहा है। पॉड क्या है, जो आप मटर छीलते हो ना इधर साइड का उसका जो वही है, उसका पॉड वही है, उसे पॉड बोलते हैं। शीट का शेप, पॉट का कलर हो गया, शीट का शेप लिया था राउंड रिंकल्ड। तो शीट वो राउंड जो सीड है, जो राउंड सीड है वो ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, एकदम राउंड है, कोई इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। एंड जो रिंकल्ड है उसको तो आप समझ सकते हो कि वो रिंकल वाला है, उस पर रिंकल आए हुए हैं तो वो उतना अच्छा नहीं होगा। सीड का कलर भी लिया था, एक येलो कलर का सीड एंड एक ग्रीन कलर का सीड लिया था। दोनों ही अलग अलग है लेकिन करेक्टर क्या है, कलर है, उसके बेसिस पे आपका 2 लिया उन्होंने, एक येलो लिया एंड एक ग्रीन लिया। तो ये इतना मैं आपको एक्सप्लेन करके क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे हमेशा ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नीट 2022 का भी इसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं शायद, मुझे फ़िलहाल तो अभी देखना पड़ेगा, बट मैं आपको ये बता दूं कि इससे हमेशा ही क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं आपको इतना एक्सप्लेन करके आपको समझा रही हूँ इस टेबल को। एंड उसके बेसिस पे हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती थी, डोमिनेंट एंड रिसेसिव का केस फिगर वाले में रह गया था, जो मैं आपको अभी समझा दूंगी कि मैंने ऐसा क्यों लिया। सपोज दैट मैंने ये जो अभी आपको एग्जांपल बताया कि मैम आएगी तो हाइट के बेसिस पे किसे चुनेगी, जो सबसे लंबा है वो एंड जो सबसे छोटा है। सपोज दैट जो मैम है वो क्लास से चली गई, अब जो लंबा है और जो सबसे छोटा है उसको एक दूसरे के साथ
एक पेयर बना के मैम छोड़ के गई थी, तो जो लंबा है वो बोलेगा कि मैं तो बहुत लंबा हूँ, मुझे तो आज प्राइज़ मिलने वाला है। हालाँकि उन लोगों को पता नहीं कि होने क्या वाला है, बट वो क्या बोल रहा है कि मैं बहुत लंबा हूँ तो आज मुझे बहुत प्रेज़ेज़ मिलने वाले हैं। एंड जो छोटा है तो वो बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी तो हो सकता है, मैं तो सबसे छोटा हूँ क्लास में, सबसे छोटा हूँ, सबसे यूनिक हूँ, तो मेरे साथ भी तो कुछ मुझे भी कुछ प्राइज़ मिल सकता है। बट ऐसा कुछ था नहीं, तो वो दोनों आपस में लड़ने लगे। तो लड़ेंगे तो जीतेगा कौन? जो सबसे ज़्यादा लंबा है वही जीतेगा ना। तो ऐसा हुआ कि वो जीत गया, ठीक है। सेकंड में आपका ब्रिलियंट का केस है। तो जो सबसे ज़्यादा तेज़ है एंड जो सबसे ज़्यादा भोला है, तो जो सबसे ज़्यादा तेज़ है वो बोल रहा है कि मैं सबसे ज़्यादा तेज़ हूँ तो मुझे प्राइज़ मिलेगा। एंड जो सबसे ज़्यादा भोला है वो क्या बोलेगा कि नहीं, मैं भी तो यूनिक हूँ, इसलिए तो मैम ने मुझे चुना कि मैं सबसे ज़्यादा भोला हूँ, इसलिए मुझे भी मिल सकता है। लेकिन मैं इसी बात पे वो दोनों लड़ने लगे। एंड लड़ेगा तो जीतेगा कौन? जीतेगा वही जो सबसे ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि वो अपने कॉन्सेप्ट में उसे हरा देगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा तेज़ है। एंड बदमाशी का भी ले लेते हैं, तो जो मैंने थर्ड में आपको कैरेक्टर बताया था, तो बदमाशी का भी ले लेते हैं, चलिए। तो जो सबसे ज़्यादा बदमाश है वो कहेगा कि नहीं, मुझे मिलेगा क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा बदमाश, इसलिए मैम ने मुझे चुना है। ओके। एंड जो सबसे ज़्यादा बेचारा सीधा साधा है वो बोलेगा कि नहीं, मैं सबसे सीधा साधा हूँ तो मैम मुझे चुनेगी। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर जब वो दोनों आपस में लड़ने लगे तो कौन जीतेगा? वो जो सबसे बदमाश है वही जीतेगा ना, क्योंकि वो उसे मार मार के साइड कर देगा कि तुम्हें मैं जीतने नहीं दूंगा, ठीक है। तो जो सबसे बदमाश है वो जीत जाएगा। तो मैं आपको ये बता क्यों रही है, इसलिए बता रही हूँ डोमिनेंट और रिसेसिव का केस बताने के लिए। तो देखिए, स्टेम हाइट में जो टॉल है वो डोमिनेंट है। ये अभी मैंने आपको बताया कि जीतेगा कौन? वही जीतेगा जो डोमिनेंट है, जो डोमिनेट करके रखता है वही जीतेगा। मैम जब क्लास में आती है तो मैम देखती है कि अरे ये लोग लड़ रहे हैं, ओके। तो लड़ रहे हैं तो वो कह रहा है कि जो जीता है वो सिकंदर है। आपको पता है जो जीता है वो सिकंदर है। तो जो जीतेगा वो अपना राज्य फैला कर रखेगा ना, तो वो डोमिनेंट है। वो क्या करेगा? वो अपने जैसे लोगों को ही रखेगा। जो रिसेसिव है उसे भगा देगा कि नहीं, भागो यहाँ से, तुम्हें मैं नहीं रहने दूंगा। डोमिनेंट का सीधा सीधा मतलब यही है कि वो अपना राज्य बना कर रखना चाहता है। वो टोटली अपने सब कुछ को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, खुद को ही सुपीरियर बनाना चाहता है। रिसेसिव जो है उसे कहता है कि तुम साइड रहो, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता हूँ, ओके। तो डोमिनेंट क्या है एंड रिसेसिव क्या है? वो जो बेचारा कोने में पड़ा हुआ है वो कुछ नहीं कर सकता है, एंड जो ताकतवर होता है वही जीता है ना। तो जो बेचारा कोने में पड़ा हुआ है तो वो कोने में ही पड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं गया तो मुझे बहुत मार पड़ने वाली है। तो डोमिनेंट वही है। इसका यहाँ पे मैं आपको ये समझा रही हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि डोमिनेंट क्या है। डोमिनेंट वही है जो अपना कैरेक्टर बाद में शो करता है, हर जगह उसका कैरेक्टर दिखता है, ज़्यादातर कैरेक्टर उसका दिखता है। एंड जो बेचारा रिसेसिव है वो कहीं कहीं पे आ जाता है। तो यही आपका है डोमिनेंट एंड यही आपका है रिसेसिव। तो यहाँ पे आपका ये हो गया। तो देखिए मैं इसके केस में बता देती हूँ, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो ये मेंडल ने जो ये सारे कैरेक्टर्स लिए उसके बेस पे डोमिनेंट कौन था? जो टॉल वाला प्लांट था वो डोमिनेंट था, एंड जो डॉर्फ वाला प्लांट था, जो छोटा प्लांट था, वो बेचारा रिसेसिव में चला गया। वॉयलेट जो फूल था, जो मैंने आपको बताया था ये बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैंने बताया था कि बहुत खूबसूरत जो है वो डोमिनेट करके रखता है। वो जो है वो वाइट वाले फ्लावर को देखना नहीं चाहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं बहुत खूबसूरत जो वायलेट कलर का फूल हूँ, तो मैं अपना ही सबको अपने ही जैसा सबको बनाऊंगा, तुम्हें मैं देखने नहीं दूंगा। अपने जो मेरा जो पार्टी है उसे मैं आप लेके आऊँगा, तुम्हें मैं नहीं देखना चाहता हूँ। तो फ्लावर के पोजीशन में थर्ड में आपको दिखेगा एक्सियल टर्मिनल वाला। तो एक्सियल जो है वो मेन है, एंड जो बाकी जो टर्मिनल है वो आपका रिसेसिव है। तो ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा? जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया कि जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट है एंड जो सबसे ज़्यादा भोला है, ओके। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट है वो डोमिनेंट हो जाएगा। तो अभी तो मैंने आपको बता दिया ना कि ये सबसे ज़्यादा स्मार्ट है तो ये जीत जाएगा, और ये सबसे ज़्यादा ये भोला है तो वो जीतेगा ही नहीं। तो इसके बेसिस पे तो आप क्लासीफाई कर लोगे। लेकिन जब मेंडल ने ऐसा 7 कैरेक्टर्स जब एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने चुना था और इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उनको थोड़ी ना पता है कि जो मैंने कैरेक्टर लिया है वो टॉल वाला ही डोमिनेंट हो सकता है। डोमिनेंट तो डॉर्फ वाला भी हो सकता था। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि डोमिनेंट का कोई भी फॉर्म कर सकता है। डोमिनेंट हम लोग किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं? इस बेसिस पे कि रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर मैंने टॉल और डॉर्फ का क्रॉस कराया एंड रिजल्ट जो है वो डॉर्फ का आया सारा, तो डोमिनेंट कौन सा होगा? डॉर्फ वाला होगा। इसलिए आप ये कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग रिजल्ट के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं कि कौन सा डोमिनेंट है। आप कैसे क्लासीफाई करोगे? मान लो कि कोई 2 आदमी लड़ा, ऐसा तो ज़रूरी तो नहीं कि जो लंबा है वही जीत लेगा। कभी कभी ऐसा होता है जो लंबा आदमी है वो बहुत दुबला पतला है, एंड जो छोटा है वो बहुत मोटा है। वो मार मार के अगर लंबा को ये कर दिया,
मतलब उससे जीत गया तो क्या होगा, जो डोमिनेंट वो खुद का एम्पायर इस्टेब्लिश करेगा, तो डोमिनेंट ये होगा जो रिजल्ट आता है ना कि किसका एम्पायर इस्टेब्लिश्ड हुआ। ओके, उसके बेसिस पे हम लोग ये क्लासीफाई करते हैं कि कौन डोमिनेंट है। जीतने के बाद ही पता चलता है ना कि कौन जीता है और कौन जो है अपना इस्टेब्लिश करेगा, अपना राज्य फैलाएगा, या कौन अपने पावर्स को अपने कंट्रोल में रखेगा। तो ये हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं कि कौन डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव। तो इसलिए आपको समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया था। उसके बेस पे मेंडल जो थे, उन्होंने जब 7 कैरेक्टर्स पढ़ा था एक्सपेरिमेंट के दौरान, जब उन्होंने जाना, तो जिसका जो आपका रिजल्ट आया उसके बेसिस पे उन्होंने ये दिया था कि ये डोमिनेंट है एंड ये रिसेसिव है, क्योंकि उन्होंने रिजल्ट देखा था कि ये अपना कैरेक्टर इस्टेब्लिश कर दिया तो ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। उसके बेस पे ये चार्ट है, ये आपको अच्छे से याद करना है। आप इसे एकदम मैंने इतना एक्सप्लेन करके बताया है ताकि आप इसे याद करो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एंड आपको समझने के लिए भी मैंने बताया है ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस चार्ट को आप इजीली याद कैसे कर सकते हो। तो आप 2 कैरेक्टर लो, एक शीट का एक शेप लो। फर्स्ट में आप एक कैरेक्टर लो शेप एंड सेकंड में आप कैरेक्टर लो क्या, कलर। तो आप लिख लिया करो शीट शेप शीट कलर, पॉड शेप पॉड कलर, फ्लावर कलर। आपको मैंने बताया शीट शेप शीट कलर, पॉड शेप पॉड कलर, एंड जो फ्लावर का जो है आपका शेप है वो लिख लो। शेप तो होता नहीं है फ्लावर में, तो फ्लावर कलर एंड फ्लावर पोजीशन लिख लेना। एंड 7 में आपको स्टेम हाइट लिखना है। तो 7th नंबर तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो आप कैसे याद करोगे, शीट शेप शीट कलर, पॉड शेप पॉड कलर, फ्लावर कलर फ्लावर पोजीशन। फ्लावर में जो है आपका शेप नहीं है, फ्लावर का पोजीशन है, इसलिए आपको 3rd में थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट आप उसे कर लोगे। शीट शेप शीट कलर, पॉड शेप पॉड कलर, फ्लावर कलर फ्लावर पोजीशन। ओके, इस तरीके से। एंड लास्ट में आपको एक स्टेम हाइट लेना है। स्टेम हाइट तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा क्योंकि ये रिपीटेड मोड में है। जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे, हम लोग जो एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ये टोटली इसी कैरेक्टर पे बेस्ड एक्सपेरिमेंट है। एंड लास्ट आपको मैं एक टेक्निक जो है इमैस्कुलेशन का प्रोसेस जो है वो आपको बताना चाहती हूँ। उसके बाद से मैं आपको ये फिर से ये समझाने लगूंगी। ये सब मैंने इसलिए आपको समझा दिया है पहले ही, ताकि आपको जो आगे का जो भी टॉपिक आने वाला है उसमें आपको कुछ जो टर्म्स आते हैं उससे क्लियर करने में आपको दिक्कत नहीं हो। मैं जो एग्जाम्पल ली हूँ उसको रेफरेंस लेकर आपको बताती जाऊँगी कि ऐसा ऐसा मैंने बताया था, तो आपको ईजिली समझ में आता जाएगा। तो चलिए मैं इमैस्कुलेशन का प्रोसेस आपको बता देती हूँ, यहाँ पर बता देती हूँ। 1 मिनट। सपोज दैट ये पी का प्लांट है, तो वर्क ही नहीं कर रहा है, 1 सेकेंड। सपोज दैट ये पी का प्लांट है आपका, तो इसमें का जो मेल पार्ट है एंथो, जिसे हम लोग एंड्रीसियम भी बोलते हैं, एंड जो फीमेल पार्ट है, हालांकि ऐसा होता नहीं है मटर के प्लांट में, ऐसा नहीं होता है, बस मैंने आपको समझाने के लिए दिखा रही हूँ कि इसमें जो फीमेल पार्ट है वो इस तरीके की होती है। यहाँ पे इसका स्टिग्मा होता है। तो इमैस्कुलेशन आखिर ये प्रोसेस है क्या? जब हम लोग को क्रॉस पॉलिनेशन कराना रहता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि इसी का एंथर इसी के स्टिग्मा पे जाके चिपके एंड रिप्रोडक्शन हो, तो इसे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। या फिर ये जो प्लांट है ना, सेम कैरेक्टर वाला अनदर प्लांट हो एंड उसी का जो पॉलन है वो इस पे आ जाता है, तो उसे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। बट जब हम लोग को क्रॉस पॉलिनेशन कराना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। वो टेक्निक क्या है, उसे हम लोग बोलते हैं इमैस्कुलेशन प्रोसेस बोलते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टिग्मा है इस प्लांट का, ओके, इस वाले में ले लो आप एक और फ्लावर। इसका जो है आपका एंथर, ये इसका कैरेक्टर क्या है कि ये टॉल प्लांट देता है, हमेशा से टॉल देते आया है प्लांट। इसका जो सीड फॉर्म करता है, सीड जब उगता है बाद में तो वो टॉल प्लांट देता है। एंड ये वाला का क्या है कि डॉर्फ देता है। तो हमको इसको और इसको बोथ जो अलग अलग कैरेक्टर वाले हैं एंड उसको हम लोग को क्रॉस पॉलिनेशन कराना है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इमैस्कुलेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सर्जिकल सीजर, जिसको हम लोग फॉर्सेप्स बोलते हैं, सर्जिकल सीजर के हेल्प से जो ये एंथर है इसे हम लोग कट कर देते हैं। यहाँ से कट करके बहुत केयरफुली हम लोग इसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं। एंड जब इस वाले प्लांट का जिसका कैरेक्टर क्या है, डॉर्फ है,
ओके, डॉर्फ कैरेक्टर है ये कैरेक्टर, इसमें पाने के लिए हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रॉस कराते हैं। इसका जो एंथर है जब डिहाइस करता है, जब पॉलन इसमें से रिलीज होने लगता है तो इसका पॉलन हम लोग कलेक्ट करके इसके स्टिग्मा पे स्प्रिंकल कर देते हैं, छिड़क देते हैं, जिसके वजह से इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है एंड जो सीड फॉर्म करता है वो क्रॉस की वजह से सीड फॉर्म करता है। ओके, क्रॉस की वजह से। तो इमैस्कुलेशन मैंने आपको बताया है, इमैस्कुलेशन, ये इमैस्कुलेशन का टेक्निक बताया है। जस्ट लाइक दैट, ये एक फ्लावर है जिसमें गाइनीशियम भी है एंड्रीशियम भी है, एंड हम लोग ये चाहते हैं कि इसमें टॉल सीड नहीं फॉर्म करे, इसमें ये डॉफ वाला भी कैरेक्टर आ जाए। तो हम लोग ऐसा कराएंगे कि हम लोग इसको क्रॉस कराएंगे, इस वाले से इसमें कराएंगे। तो इस वाले का एंथर को हम लोग रिमूव कर देंगे, फॉरसेप्स की हेल्प से, एंड इसको हम लोग रिमूव करने के बाद इसका जो एंथर है जब पॉलन रिलीज करने लगेगा, इस वाले प्लांट का जब पॉलन रिलीज करने लगेगा तो इस वाले प्लांट के पॉलन को इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। स्प्रिंकल करने के बाद जो सीड आएगा वो आपका क्रॉस वाला होगा। ठीक है, क्रॉस वाला होगा। इमैस्कुलेशन आप समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं आपका जो भी है आगे का प्रोसेस, आगे का लाइन बाय लाइन आपको मैं जो समझाती हूँ वो मैं आपको स्टार्ट कर देती हूँ। गर्मी लग रही है थोड़ी सी मुझे। चलिए स्टार्ट करते हैं।